अगर बायोलॉजी के पेपर में पास होना चाहते हो और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मेरी एक ट्रिक लगा देना। इस ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे पास तो आप होंगे ही, उसके साथ साथ में आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जो है ये पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है और उसके साथ आपको पूरी ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कोई माइकल लाल टीचर आप लोगों को फेल नहीं करेगा। अगर जो बातें मैं बताने वाला हूं उन बातों को ध्यान से समझ लो और पेपर टाइम में उसको यूज कर लो। आप देखोगे जो प्रश्न आपको नहीं आता उस प्रश्न का आंसर आप खुद लिखोगे और 101% इस बात को मैं ठोक कर कहता हूं कि आप लोग पास होंगे। कोई भी बच्चा आप लोगों का, जो जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, कोई भी बच्चा बायोलॉजी का फेल नहीं होगा, हर एक बच्चा पास होगा। बस जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन बातों को आप ध्यान से सुन जोड़ लेना। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से मेरी बातें नहीं मानी तो आप जानो आपका काम जाने, लेकिन जो बच्चा मेरी बात को मानेगा कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। और लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में तुम्हें ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसी एक चीज में बताने वाला हूं कि सिर्फ उस एक काम को कर लेना, 101% 70 से ज्यादा नंबर आप लोगों के आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी में अगर 70 नंबर का पेपर है तो कम से कम 50 से ज्यादा नंबर आएंगे। अगर 100 का पूरा एवरेज देखेंगे तो कम से कम आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है तो उसको देखने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को पसंद आए तो लास्ट में कमेंट करके जुड़ जाना कि हाँ सर हमारे ये जो टेस्ट आप लोगों ने समझाया इसमें हमें मजा आ गया। ठीक है, मेरा नाम है आकाश शर्मा। आज आपको हम टेस्ट को सॉल्व करने की टेक्निक बताएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको बताएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर आपके हाथ में पेपर इस तरीके से आता है तो 15 मिनट आप लोगों को मिलती हैं उस प्रश्न को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या काम करना है, उस 15 मिनट में पहले एक बार रिवाइज कर लो पूरे पेपर को। जैसे आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को दिखाई देंगे 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। 4 ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। जिसमें पहले दे रखा है आवर्तबीजी पौधे में पुंकेसर है। आवर्तबीजी पौधे में पुंकेसर है तो पुंकेसर, पू से पुंकेसर, और देखो ऑप्शन दे रखा है मादा जननांग नर जननांग, ए पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। कभी भी ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कभी भी आप मत लगाना, जब भी ऑब्जेक्टिव हो इनमें से कोई भी नहीं लगाना। दूसरे नंबर का काम, ये सभी अगर आप लोगों को दिखाई देता है तो ये सभी 99% चांस है कि आपका आंसर वही होगा। ठीक है ना, तो यहां दे रखा है पुंकेसर है, पुंकेसर, और पुंकेसर पू से बनेंगे पुरुष, पुरुष का मतलब नर, इसका मतलब इसमें पुंकेसर जो होगा वो कैसा होगा, नर जननांग। मतलब शब्दों के साथ थोड़ा सा खेलेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद बताएगा कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। दूसरा देखते हैं, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं भी पढ़ा ना तो इसके जो आंसर हैं वो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे कि इन आंसरों को अगर याद करके भी जाओगे तो पेपर में आपको मजा आ जाएगा। यकीन मानो मजा आ जाएगा, मतलब फेल को तो छोड़ ही दो, फेल तो हो ही नहीं सकते आप। दूसरे नंबर का है प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। प्रतिपादन करना है तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो था वो किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल के जो तीनों नियम है काफी इंपोर्टेंट है, अगर याद नहीं किए तो अभी तुम्हारे पास समय है एक दिन का, अभी याद कर लीजिए। मटर के पौधे पर किया था, पाइसम सेटाइवम बोलते हैं इसका, वनस्पतिक नाम है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुवांशिक, सॉरी एक बीच में स्किप हो गया था, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी, दलहनी मतलब दाल वाली फसल, दाल वाली फसल की जड़ में होता है, क्या मिलता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जो इनकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधे को प्रोवाइड करा देता है। इस वीडियो के साथ में आपको क्या मिलेगा, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट आपके पेपर में काम आ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। त्रिसूत्रता को हम क्या बोलते हैं, त्रिसूत्रता को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, तो 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा होगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना, और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें एक लिंगुरसूत्र बढ़ जाता है 44 + XXY। ठीक है ना, और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाए 44 + XO, ये ऐसा होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पहले रीड करना है, आप लोगों को अच्छे से लिखना है और डायरेक्ट चारों ऑप्शन ना उतर का आंसर आप लिख देना। प्रश्न में कहीं पर भी अभाव नहीं, ठीक है, रहित ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो उनका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सभी या ये दोनों या ये भी दोनों, ये ज्यादातर कंडीशन में सही माने जाते हैं तो इनको आप लगा सकते हो। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाएगा आपका वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट एक एक नंबर के होते हैं तो आप कोशिश करना कि उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखें, एक या मैक्सिमम 2 लाइन। ठीक है ना, इसमें मतलब कि आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में पराग कोश की सबसे भीतरी परत का क्या कार्य है। देखो पराग कोश में
4 परतें होती हैं। एपिडर्मिस होती है, एंडोथेसियम होती है, मध्य परत होती है और टेपिटम होती है। टेपिटम का काम होता है कि विकसित हो रहे पराग कणों को ये पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बता देना। अगला दे रखा है सहजीविता को परिभाषित कीजिए, इसका एक उदाहरण दीजिए। सहजीविता, अब यहां पर देखो आपको क्या काम करना है, इसका जो ऑप्शन वो दे रखा है ना क्वेश्चन, इसमें आंसर छुपा हुआ है। सहजीविता मतलब दो कोई जीव हैं, दोनों जीव आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सहजीविता। जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, कवक खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। ये खनिज लवण जल को शैवाल को देता है और शैवाल भोजन उसको देता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो ये बन गया सहजीवी संबंध, ठीक है ना, समझ में आ गया। और राइजोबियम वाला अभी आपने देखा था, जड़ वाला, ठीक है। अगला है वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। देखो आप लोग या तो गर्ल्स हो सकते हैं या फिर आप बॉयज हो सकते हैं। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को थोड़ा साइड में करते हैं, बॉयज तुम इधर आ जाओ साइड में। आपके वृषण हैं, ठीक है, तो भगवान ने वृषण दिए हैं तो पता तो होगा क्यों दिए हैं। ये नहीं पता कि शरीर में मान लो आंख दी है, देखने के दिए, कान दिए, सुनने के लिए दिए, तो ये भी तो पता करो भाई साहब के वृषण क्यों दिया है। वृषण इसलिए दिए हैं क्योंकि ये वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण इसलिए दिए हैं क्योंकि वृषण की लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन बनाती है। एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही यश आया था ना, यश आया हो तब उसमें दाढ़ी कितनी मस्त दिखाई है, पुष्पा भाव अपन झुकेगा नहीं, उसमें तुमने दाढ़ी देखी होगी। उसकी दाढ़ी कौन विकसित करता है, ये वृषण से निकलने वाला हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इसी से तो आती है। बात समझ नहीं। आपको एक और बता देना हूं, एक सर्टोली कोशिका और होती है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चंस की पूरी हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि आप प्रश्न को भी समझ पाओ। जैसे तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसको तो देख लो, इसको तो समझ लो, आपका आराम से हो जाएगा। आगे डीएनए तथा आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। देखो मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। डीएनए डी ऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए राइबोस शर्करा। डीएनए केंद्रक में होगा, आरएनए कोशिका द्रव्य में होगा। डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है, आरएनए में थायमिन का अभाव होता है। डीएनए चारगाफ के नियम का पालन करता है, आरएनए चारगाफ के नियम का पालन नहीं करता। डीएनए में स्वध्रुवीकरण होता है, आरएनए में स्वध्रुवीकरण नहीं होता। डीएनए जो होता है इसको बोलेंगे अनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, और आरएनए ये प्रोटीन संश्लेषण भाग देता है। तो इस तरीके से डीएनए आरएनए में अंतर आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अगला है अगला दे रखा है मुझे 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। 2 यौन संचारित रोगों के नाम, तो आप समझो ध्यान से, यौन संचारित रोग। अब इसका आंसर खुद बनेगा नहीं। यौन का मतलब लैंगिक संबंध बनाना, संचारित का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आना, मतलब ऐसी बीमारियां जो लैंगिक संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, उन्हीं को यौन संचारित रोग बोलते हैं। जैसे कॉमन सा है, एड्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिफिलिस नाम सुनी होंगी, लैंगिक मस्तिष्क सुना होगा, गोनोरिया नाम सुना होगा, ये सभी बीमारियां हैं। समझ में आ रहा है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको यहीं से मैं बता रहा हूं। अगला है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। मनुष्य में रेबीज का संक्रमण किस प्रकार होता है। संक्रामक रोग, संक्रामक, देखो हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, तो लॉजिक लगाओ ना, कोरोना संक्रमण, इसका मतलब जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाती है, पहुंच जाती है, उसी को तो बोलते हैं संक्रामक रोग। और इसमें दे रखा है रेबीज, तो रेबीज ज्यादातर केस में तुमने सुना होगा कि कुत्ता काट लेता तो रेबीज हो जाती है, कॉमन सी बात है, आप लोगों ने गली मोहल्ले में लोगों से सुना भी होगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नॉर्मली तुम लोगों को पता होती हैं, लेकिन प्रश्न को ऐसे समझोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ का मतलब यहां पर भाई साहब कोल्ड ड्रिंक या फिर थम्स अप नहीं, पेय पदार्थ का मतलब दारू की बात कर रहा है, ये पैक लगाने वाली बात कर रहा है। डबल रोटी ब्रेड को बोलते हैं, ठीक है, बनाने में सूक्ष्म जीव हमारी किस प्रकार मदद करते हैं। तो आपको बता दें, एक नाम आता है यीस्ट, यीस्ट को बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, और ये क्या होता है, एल्कोहलिक किण्वन का निर्माण करता है, बेकरी उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ नहीं। आगे है संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी कीजिए। आंसर खुद बना लोगे बैठकर आप लोग। संकटग्रस्त प्रजाति साफ साफ कह रहा है ऐसी सभी प्रजातियां जो संकट में हैं, जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, ठीक है, आने वाले समय में जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, वही प्रजाति तो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो इसका मतलब हेडिंग के अंदर आंसर इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। आगे अपरा के कार्य क्या हैं, अपरा के कार्य क्या हैं, तो आपको पता होगा कि मां के गर्भ में जो बच्चा होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा रहता है। उस प्लेसेंटा के माध्यम से ही मां से जो ऑक्सीजन है वो बच्चे में पहुंचती है, अपरा के माध्यम से पोषण तत्व भी वहां पर पहुंचते हैं, न्यूट्रिशन पहुंचेगा, उसके बाद में एंटीबॉडीज वहां पर पहुंचेंगे, और बच्चे के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो अपरा के माध्यम से मां के ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो आराम से कार्य बता सकते हो तुम, बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। अगला है निम्नलिखित शब्दों को सही विकासी क्रम में लिखिए। विकासी क्रम में लिखना तो लिख देते हैं। सबसे पहले भाई क्या होगा इसमें, सबसे पहले होगा युग्मक जनन, युग्म जनन के बाद निषेचन, निषेचन के बाद जाइगोट मतलब युग्मनज, उसके बाद में बनेगा मरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, बस काम खत्म, ठीक है ना। मैं लास्ट में आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़कर, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो ऐसा मैं तरीका बताऊंगा, उसे पढ़कर आप 100% पास। मैंने बहुत तगड़ा जुगाड़ बताने वाला हूं, तुम क्या समझ रहे हो।
अगला है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता, सह प्रभाविता, सह का मतलब इसमें दो जनक जो संकरण में भाग ले रहे हैं, दोनों जीव या दोनों जीन अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, उसे बोलते हैं सह प्रभाविता। इसमें ब्लड ग्रुप ए बी वाला उदाहरण आता है कि ब्लड ग्रुप ए वाली लड़की है, बी वाला लड़का है, संयुग्म जी, इनकी संतानों में ब्लड ग्रुप ए बी आएगी और ए बी के दोनों जीन अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। अगला है अपूर्ण प्रभाविता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जाना, हिंट देते चल रहा हूं मैं, तुम लोगों को आराम से कर लोगे। जब दो जीवों का, जब किसी जीव में संकट कराया जाता है तो उनमें से F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण आता है, ठीक है, मध्यवर्ती लक्षण आएगा। तो आपको बता दें लाल पुष्प वाला उसने किया था, कार्ल कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था गुलाबास पर कि लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प के साथ कराते हैं तो गुलाबी पुष्प आते हैं, ठीक है, गुलाबी पुष्प ना लाल है ना सफेद, तो मध्यवर्ती लक्षण आ गया, ठीक है ना। और इसमें F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है 1:2 बनाता है, ये भी ध्यान रखना, एक लाल आता है, दो गुलाबी आते हैं, एक सफेद आता है, ये मैंने बता रखा है वैसे। अगला है मानव लिंग निर्धारण पर टिप्पणी कीजिए, मतलब मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। कैसे बताओगे? आई थिंक मैं पहले बता चुका हूं कि नर होता है, नर में शुक्राणु बनते हैं, मादा में अंडाणु बनते हैं, पता होगा। नर के शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, 50% एक्स वाले, 50% वाई वाले। अंडाणु दोनों एक्स वाले होते हैं। जब एक्स शुक्राणु का मिलन एक्स अंडाणु के साथ होगा तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी, जब वाई शुक्राणु का मिलन एक्स अंडाणु के साथ होगा तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा, ठीक है ना। अतः लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि माता के गुणसूत्र। इसलिए स्त्री को दोष देना सरासर गलत है कि लड़की पैदा करी है वो तेरी गलती है। लड़के बहुत से लोग बोल देते हैं, अरे ऐसा नहीं है भाई, लड़का की गलती है, लड़का के शुक्राणु की गलती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले दो गर्भ निरोधकों पर टिप्पणी कीजिए। गर्भ निरोधक सदो नाम में ही छुपा हुआ है, गर्भ को रोकने वाली तकनीक गर्भ निरोधक कहलाती है। आप हिंदी तो पढ़े होंगे कि हिंदी भी नहीं पढ़ी जाती आप पर, हिंदी पढ़ी है तो हिंदी के शब्द हैं यहाँ पर, उसको समझना है। उसके बाद में दो तकनीक पूछी हैं तो भाई आप क्या काम करते हो, कॉपर टी लगवा सकते हो। उसके बाद में आपने नसबंदी नाम सुना होगा, ट्यूबेक्टोमी, जब स्त्री के फ्लोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु तो बनते हैं लेकिन अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, फ्लोपियन नलिका से आगे नहीं पहुंच पाते, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं। एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है, इसमें AB रक्त समूह वाले पुरुष से विवाह किया, उनकी भावी संतानों में रक्त समूह की संभावना का रेखा चित्र बनाइए। देखो बहुत आसान है, क्या काम करना है, कोई ब्लड ग्रुप है O, तो ब्लड ग्रुप O का जीन बनता है IO, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है AB का बनेगा IAIB, ये इसके जीनोटाइप हो जाएंगे। अब क्या काम है, रेखा चित्र बनाना है, एक तरफ AB का बना लो, एक तरफ O का बना लो, फिर IA का IO के साथ कराएंगे तो A आएगा, IA का O के साथ कराएंगे तो A आ जाएगा, IB का IB O के साथ कराएंगे तो B आ जाएगा, IB का O के साथ कराएंगे तो B आ जाएगा। मतलब 50% A वाली होंगी, 50% B वाली होंगी। आगे देखते हैं। अनुलेखन व अनुवादन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो अनुलेखन, जब DNA से mRNA का निर्माण होता है तो उसे अनुलेखन कहते हैं, जब mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसे अनुवादन कहते हैं, ठीक है ना। पूरी हिंट दे रहा हूं, याद कर लेना बैठकर। आगे है डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर तो बता तो चुका हूं, चारगाफ का नियम की व्याख्या करो। एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर, उसे चारगाफ का तुल्यता का नियम कहते हैं, उसे हो गया तुम्हारा। अगला है तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों? आपको पता होगा कि जब आप पीला गोल्ड फ्लैग है, या फिर मान लो तंबाकू, या फिर आलोक, या फिर मान लो मोबाइल का बंडल इसमें देखते होंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ छपा रहता है ना। और उसके साथ में सामान्य से सब लोग बोलते भी हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो तुम सब लोगों को पता है, खुद से लिखो तो भाई बनाकर, क्या दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ो। कैंसर को परिभाषित कीजिए। कैंसर के बारे में बताना है आप लोगों को, तो कभी ना कभी कैंसर का नाम सुना होगा, जो सुना है उसे लिखो और जो वास्तव में याद करना चाहता है, जिसके पास समय है, याद करो और आगे बढ़ो। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोगैस। मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है, सेलुलोज के व्युत्पन्न से बनती है। मेथेनोजन बैक्टीरिया बनाता है और बायोगैस जो होती है खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। और इसका जो उत्पाद होता है जिसको कर्दम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम खेत में डाल देते हैं और वहां से क्या होता है, वहां से मतलब खाद के रूप में कर लेते हैं, जैव उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल हो जाता है। अगला है जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? जब जीन इंजीनियरिंग का मतलब है जब डीएनए को तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है या उसकी मरम्मत की जाती है, तो वो जीन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। डिटेल में बता चुका हूं, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा तो मैं कुछ सीक्रेट। अंतरजातीय स्पर्धा पर टिप्पणी कीजिए। अंतरजातीय स्पर्धा का मतलब कंपटीशन, जीवों में कंपटीशन किस तरीके से होता है? जल के लिए हो सकता है, भोजन के लिए हो सकता है, ठीक है ना, प्रकाश के लिए हो सकता है, भूमि के लिए हो सकता है, लैंगिक संबंध बनाने के लिए हो सकता है ना। किन्हीं दो कीट पक्षी पौधों के नाम, एक तो नेपेंथिस आ जाएगा, एक ड्रोसेरा आ जाएगा। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दो कि ये किस तरीके से कीटों को खाते हैं, किस तरीके से ये नाइट्रोजन की जो कमी होती है इनके अंदर उसको पूरा करते हैं।
मनुष्य में मानव जनतंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। पेपर अच्छा करना है तो आपको कुछ भी काम नहीं करना। मैंने एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, उसमें सभी इंपोर्टेंट डायग्राम हैं। अगर डायग्राम आप लोगों को पेपर में अच्छे तरीके से चाहिए तो क्या काम करना, उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। उस वीडियो को ध्यान से देख लोगे ना कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या बातें हैं, देख लोगे तो पेपर टाइम में वही आ जाएंगे, वही तुम्हारे फंस जाएंगे। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए के बारे में बताना है तो डीएनए के बारे में डिटेल में आप लोग चित्र सहित वर्णन करके जाना। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को समझाते हुए इसकी क्षति के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो जैव विविधता के बारे में बताना है। ठीक है। जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता है। ठीक है। अगला है मानव जीनोम परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता दो। टेस्ट क्रॉस, जब F1PD का संकरण आप प्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, अगर F1PD का संकरण किसी भी जनक के साथ कराते हैं तो उसे बैक क्रॉस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। ठीक है। ऑलरेडी अभी मैं बताऊंगा तुम्हें लोगों को क्या काम करना है। ये तो मैंने आप लोगों को ये एक प्रैक्टिस सेट करवाया, पेपर से पहले करके जाना। अब मैं तुम्हें लास्ट में बताने वाला हूं कि तुम्हें पेपर में अगर 70 में से कम से कम बताना 50-60 नंबर चाहिए, 50-60 नंबर चाहिए, वो भी एक दिन में। तो आपको क्या काम करना वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, पहला काम है आप लोगों का कि एक मैंने वीडियो बनाई है बायोलॉजी टॉप 120 क्वेश्चन, उस वीडियो को देखकर अच्छे से याद कर लो। ठीक है। अभी आपके पास एक दिन का समय, याद कर लो अच्छे तरीके से। 101% पेपर फंसेगा, हर क्वेश्चन उठकर आएगा। दूसरे नंबर का है कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है विस्तृत क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उसे आप देख लो। देख लो और उसे याद कर लो। तीसरे नंबर का है बायोलॉजी एक नजर में, बायोलॉजी एक नजर में। पूरी बायोलॉजी में से कहीं से भी अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो वहां से फंस जाएंगे। इन 3 कामों को आप कर लीजिए, आप 101% पास हो जाओगे। अगर आपको पास होना है तो भाई पेपर से एक दिन पहले तो पढ़ लो भाई, पूरी साल नहीं पढ़े तो एक दिन पहले भी नहीं पढ़ोगे तो भाई तुम स्टूडेंट कहलाने लायक ही नहीं हो। कलंक हो आप स्टूडेंट के नाम पर। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना, तो आपका पढ़ाई करने का काम है। तो काम मैंने आप लोगों को दे दिया, नोट्स मैंने दे दिया आप लोगों को, बता मैंने दिया काम कैसे करना है, पढ़ो। और जो बच्चा ये कहना चाहता है कि सर हम पास तो हो जाएंगे, अब ये बताओ कि हम टॉपर कैसे बनेंगे, तो बेटा आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए काम बता देते हैं। मैंने 10 सैंपल पेपर बना रखे हैं और टेस्ट बना रखे हैं चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट में जाओ हमारी में, वहां पर सैंपल पेपर वाली प्लेलिस्ट है, उसे सोल्व करो। टेस्ट सोल्व करो, वो तुमने सोल्व कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, 101% आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और बताओ तुम्हें क्या काम चाहिए, बात समझ नहीं। मैंने पास का भी जुगाड़ बता दिया, अच्छे नंबर का भी जुगाड़ बता दिया, सब काम जुगाड़ बता दिया। अब आप बात मानोगे तो भाई आपका फायदा, अगर बात नहीं मानोगे तो तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाने। फिर तो जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, जब तुम्हें खुद की चिंता ही नहीं है, तो फिर हम क्या तुम्हें चिंता करवाएं, या फिर हम कौन होते हैं भाई। पढ़ने के लिए आगे तो तुम्हें खुद ही जगानी पड़ेगी ना, मैं तुम्हारे सामने आके थोड़ी वो करूंगा कि बेटा पढ़ ले। भाई पढ़ना तुमको है, नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे, नाम तुम्हारा होगा, सब काम तुम्हारा होगा, फिर क्यों नहीं अपने बारे में चिंता कर रहे। अरे करना तो तुम्हें है, हमारा काम है आपको मार्गदर्शन देना। आप लोग मार्गदर्शन ले रहे हो तो ठीक, तो फायदा है। अगर आप लोग मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे तो भाई कोई बात नहीं, तुम नहीं लोगे कोई और ले लेगा। जो देखेगा, जो सीखेगा, जो याद करेगा वो अच्छे नंबर ले आएगा। जो बातें बस एक कान से सुनी दूसरी कान से निकाल दिया तो बस हो जाएगा काम उसका। जितनी तुम हमारी बात मानोगे उतने तुम्हारे नंबर आएंगे। 50% बात मानोगे 50% नंबर आएंगे, 80% मानोगे 80% आएंगे, 100% अगर बात मान ली तुमने तो 100% भी नंबर आप लोग ला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। वैसे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप लोग का पेपर कैसा हुआ, या पेपर से पहले अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोगों का सेंट्रल बोर्ड का कहां पर गया है ये मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं।